हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? बच्चा मजे में? ओके। तो वापस मिल रहे हैं हम। लास्ट लेक्चर हमने जो लिया था वो कल 6:30 बजे तक लिया था हमने, यानी 6:15 बजे तक। 12 घंटे वो और 5 घंटे ये, तो 17-18 घंटे में वापस मिल रहे हैं हम। काफी जल्दी मिलने का हुआ, अच्छा हुआ। ये मैंने बोर्ड मिटाया ही नहीं था आपके लिए, क्योंकि यहीं से मुझे रेफरेंस लेके आगे चलना है। तो अभी जनता जनार्दन जो है वो अभी जुड़ रही है। 39 लोग अभी तक आ चुके हैं। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाद में शुरू करते हैं। अभी कितने लोग एग्जाम चल रहा है? कल तो मैंने देखा प्रीति और उन लोगों का KTHM में वो शुरू होने वाला है ना एग्जाम, 31 से। वो तो देखा मैंने। और कितने लोग का एग्जाम चल रहा है अभी? अच्छा, तनुज का अभी चल रहा है क्या एग्जाम? अभी चल रहा है या फिर बाद में है? अभी कितने लोग का एग्जाम चल रहा है? कोई है अभी जिनका एग्जाम चल रहा हो और अभी हो, ऐसा कोई है? हेलो। 31 को ही है? अच्छा। हाँ, वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो वो सर्कुलर आया है उसके हिसाब से 31 को ही सबको शुरू हो रहा है ना। ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमने कल जो डिस्कशन किया था जीरोथ ऑर्डर के लिए, वो एक बार वापस से मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और बाद में इसके बेस पे जो चीजें हमें डिस्कस करनी है उस पे आगे बढ़ते हैं। देखो, कल हमने बताया था कि कल हमने एक नया पूरा इस चैप्टर का जो पार्ट है वो शुरू किया। अब तक जो हो रहा था वो डिफरेंशिएशन वाला कहानी था, यानी dx/dt वाली कहानी थी, राइट। अब जो आ रही है यह है इंटीग्रेटेड रेट लो। अब इंटीग्रेटेड रेट लो इसलिए बोला गया क्योंकि जो dx/dt जो हमें मिल रहा था इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए, जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर टाइम, वी हैव इंटीग्रेट दैट इक्वेशन। हमने उस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने पे हमें एक रिलेशन मिला। दैट रिलेशन वाज x इज इक्वल टू के टी। ठीक है, x इज इक्वल टू के टी मिला, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो है। ठीक है, और इसी के बेस पे बाद में हम अलग अलग चीजें जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। उसमें हमने लास्ट में बात की थी हाफ लाइफ टाइम और फुल लाइफ टाइम। हाफ लाइफ का मतलब किसी भी रिएक्शन को आधा खत्म होने के लिए, या फिर किसी भी रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाफ 50% होने के लिए जो टाइम लगता है वो है हाफ लाइफ टाइम। और कंप्लीट खत्म होने के लिए जो टाइम लगता है वो है हमारा 100%, मतलब लाइफ टाइम, अदरवाइज यू कैन से फुल लाइफ टाइम। ठीक है, ओके। और इसके फॉर्मूलाज हमने बनाए थे। ये टी इज इक्वल टू टी हाफ। टी हाफ बोले तो रिएक्शन आधा होने के लिए जो लगने वाला टाइम है वो टी हाफ है। तो इसका जो एटी एटी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, तो आधा हो गया तो ए नॉट बाई टू हो गया। तो एटी की जगह पे ए नॉट बाई टू पुट करेंगे, ये ए नॉट है माइनस के टी, एंड सो ऑन। वी हैव डिराइव दिस इक्वेशन। We can come to this conclusion that TF is equal to A naught by 2K. This is for half life. अच्छा, अब बात करते हैं फुल लाइफ के लिए। फुल लाइफ का मतलब टी, जब टी फुल लाइफ के लिए हो जाएगा तब का, तब एटी जीरो हो जाएगा। एटी क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम टी, वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, मतलब कुछ है ही नहीं अभी। तो एटी जीरो हो गया तो ए नॉट माइनस के टी जो है वो जीरो के बराबर हो गया। तो ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि के टी लाइफ टाइम, ए नॉट इज इक्वल टू के टी लाइफ टाइम हो गया। तो लाइफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। अब आप देख सकते हो, देखो, अगर रिएक्शन आधी हुई थी तो ए नॉट बाई टू के जितना हुआ, अगर कंप्लीट हो गई तो ए नॉट बाई के हो गया। डबल हो गया ना, ट्वाइस हो गया ना ये, है ना, क्योंकि आधे रास्ते तक
a/2 और बाकी का आधा रास्ता जो है वापस a/2। ये जीरोथ ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। सुनना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जीरोथ ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वो यहां पे एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं आपको। इसको मिटा देते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ जीरोथ ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है बेटा, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसी भी फर्स्ट लो या सेकंड लो या थर्ड लो या फिर कितना भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका हो जाए, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली फॉर जीरोथ ऑर्डर। इसको आप ATYK करके डाल सकते हो। ये हमारा ATYK है, एड टू योर नॉलेज। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं दिया है। ये हम आपको बता रहे हैं कि है क्या। ये जीरो है, ये आपका 50% रिएक्शन हो गया, ये आपका 100% रिएक्शन हो गया, है ना। ये 0% के लिए है, 50% और 100% के लिए। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, यहां से लेके यहां तक का जो है वो क्या है, a/2 के। इसका हाफ लाइफ बोल रहा हूं हाँ मैं, इसका हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, a/2 के। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का भी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ लाइफ क्या हो जाएगा। ये आधा रास्ता हाफ लाइफ, ये दूसरा हाफ लाइफ, ये भी क्या हो जाएगा, a/2 के। दो हाफ लाइफ है, दो हाफ लाइफ क्या हो गया, a/2 के, a/2 के। तो ये पूरा जो है, ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा, a/2 के प्लस a/2 के। a/2 के कॉमन आ जाएगा, वन हाफ प्लस वन हाफ, मतलब वन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a/k। तो दो हाफ लाइफ को जोड़ के क्या हो जाएगा, फुल लाइफ हो जाएगा, मतलब टी ऑफ लाइफ। इस पूरी रिएक्शन को खत्म होने के लिए जो 100% होने के लिए जो टाइम लगता है वो है a0/k, और जो 50% खत्म होने के लिए टाइम लग रहा है वो है a/2 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस डायग्राम से फिर या फिर इस एक्सप्लेनेशन से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर अगर मान लीजिए जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट 5% ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट 5%, 50 नहीं, मैं सिर्फ 5 बोल रहा हूं, फर्स्ट 5% ऑफ रिएक्शन खत्म होने के लिए मुझे मान लीजिए 10 मिनट लगती है। फॉर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 5% ऑफ रिएक्शन वी नीड 10 मिनट्स। तो लास्ट वाले जो 5% होंगे, मतलब 95 to 100 जो होगा, उसको खत्म होने के लिए भी कितना टाइम लगेगा बेटा, 10 मिनट्स लगेंगे। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंपलसरी सिर्फ जीरोथ ऑर्डर, सिर्फ जीरो 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 सिर्फ जीरो, सिर्फ जीरोथ ऑर्डर के लिए फर्स्ट 5% ऑफ रिएक्शन खत्म होने के लिए मान लो 10 मिनट्स लग रही है, तो लास्ट वाले 5 मिनट्स को खत्म करने के लिए भी 10 मिनट्स ही लगेगी, और बीच वाले सारे 5% के लिए मुझे 10 10 10 10 10 10 मिनट ही लगेगी। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है, दिमाग में बैठ रही है बात? देखो, तो यहां पे पहले 50% को खत्म करने के लिए जो टाइम लग रहा है a/2 के जितना, उतना ही टाइम बाकी के 50% को खत्म होने के लिए लग रहा है। ये सिर्फ जीरोथ ऑर्डर के लिए है। मैं वापस बोल रहा हूं, ओनली फॉर जीरोथ ऑर्डर, ओनली फॉर जीरोथ ऑर्डर, बाकी किसी के लिए ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जीरोथ ऑर्डर के लिए है। मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी आप लोग गलती करने वाले हो, तो फिर से याद रख लो, जीरोथ ऑर्डर के लिए ही ऐसा होता है। इनिशियल 5% 50% के लिए जो टाइम लगता है, वो बाकी के 5% 50% के लिए उतना ही टाइम लगने वाला है। ठीक है, राइट। मतलब कि अगर मान लो मेरे पास है 10 मोल्स, उसमें से बन रहा है 5 मोल, और ये 5 मोल बनने के लिए मुझे टाइम कितना चाहिए, 5 मोल कम होने के लिए टाइम कितना चाहिए, मान लो मुझे चाहिए 20 सेकेंड्स। तो इस 5 से
2.5 मोल्स बनने के लिए भी कितना टाइम चाहिए? 20 सेकेंड्स। इसका और आधा होने के लिए, मतलब इसका हाफ लाइफ अगर 20 है तो इसका हाफ लाइफ भी 20 हो जाएगा, इसका हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये हाफ लाइफ आपके क्या होते जाएंगे? 20 सेकेंड्स आपको मिलते जाएंगे हमेशा। ठीक है ना? ये हाफ लाइफ के बारे में बात होगी। तो अल्टीमेटली इतनी चीज याद रखो कि जो टाइम इनिशियल 5 सेकेंड या 5 मिनट के जो लग रहा है वो हमेशा सेम रहेगा, यानी इक्वल अमाउंट कंप्लीट इन अ इक्वल टाइम। इक्वल अमाउंट कंप्लीट होगा इक्वल टाइम के अंदर। मैं इसको ऐसा भी आपको लिखवा सकता हूं, इक्वल अमाउंट कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम। तो मैं यहां पे 20 मिनट में ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 10 से 5 गया, 5 से 0 हो गया, तो दोनों के लिए मुझे 20 सेकेंड्स ही लग रही है। मतलब 10 से, या मान लो 100 से शुरू किया, 100 से 90 जाने के लिए, ऊपर लिख देता हूं मैं वापस इसको, इक्वल अमाउंट खत्म होने के लिए इक्वल टाइम लगता है। ये जीरो ऑर्डर का एक स्पेशल फीचर है, या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। टू कंप्लीट इक्वल अमाउंट वी नीड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। हाफ लाइफ तो सेम होगा ही, हाफ लाइफ तो सेम ही है, मगर इक्वल अमाउंट के लिए इक्वल, मतलब 100 से 90 होने के लिए अगर मान लो 10 मिनट्स लग रही है, तो 90 टू 80 जाने के लिए भी 10 मिनट्स ही लगेंगी, और 80 टू 70 जाने के लिए भी 10 मिनट्स का टाइम ही लगेगा। ये याद रखना। यहां पे 10 कम हो रहा है, इसमें भी 10 कम हो रहा है, इसमें भी 10 कम हो रहा है, सब में 10 कम हो रहा है। उसके लिए टाइम जो मुझे लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10 मिनट्स लग रहा है। अगर मान लो ये 15 मिनट्स लगता, तो 10 में कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं 15 मिनट्स कर देता हूं। इसको खत्म करने के लिए 15 मिनट लगता है, 10 माइनस करने के लिए, तो सबके लिए 15 मिनट्स ही लगेगा। 10 जितना कम करने के लिए हमेशा मुझे 15 मिनट्स लगेगा। ऐसा फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर में नहीं होगा, वो एक्सपोनेंशियली खत्म होता जाएगा। एक्सपोनेंशियली वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली वो बढ़ता जाएगा। जैसे आएगा मैं बताता हूं, मैथमेटिकली हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना? एक बार 5 और एक 95% वाला एग्जाम्पल बताओ। हाँ, तो वापस देखो, अभी क्लियर हो गया ना? ये इक्वल अमाउंट खत्म होने के लिए इक्वल टाइम लगता है जीरो ऑर्डर में, बस। उसका यहां पे स्टेटमेंट लिख लो, 80/k में यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लो, इक्वल अमाउंट decomposes, otherwise equal amount reacted in equal time, equal amount reacted in equal time, equal amount reacted in equal time। ये भी ऐसे ही आप लिख सकते हो, equal amount is reacted in equal time। equal amount, reaction of equal amount need equal time। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, इसका मतलब क्या हो गया? अगर इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम में खत्म हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया? नो रेट चेंज। एक स्टेटमेंट और लिखो, नो रेट चेंज विथ टाइम। रेट चेंज नहीं होगा, नो रेट चेंज विथ टाइम। रेट चेंज नहीं होता टाइम के साथ, रेट कांस्टेंट रहता है। टाइम के साथ रेट जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? तो दो स्टेटमेंट क्या? इक्वल अमाउंट डिक्रीजेज इन इक्वल टाइम, और दूसरा नो रेट चेंज, नो रेट चेंज विद द टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है इतना? हाँ, यस, इट डिक्रीजेज इन अ कॉमन डिफरेंस। हमेशा ये इक्वल अमाउंट, यानी यहां से 10 कम किया तो 15। अगर कोई ऐसा बोलेगा सर यहां पे आप 15 कम करो ना, नहीं, तो 15 कम करने के लिए आपको जो टाइम लगेगा वो यहां पे 15 के लिए, यहां पे 15 कम करने के लिए टाइम सेम लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते, एक बार 10 कम किया, एक बार 15 कम किया, एक बार 5 कम कर दिया, एक बार 2 कम कर दिया, ऐसा नहीं। कांस्टेंट है ना, हमेशा कांस्टेंट रखना है आपको। गॉट इट? नाउ अब बात करते हैं
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड्स वगैरह में नहीं पूछा गया है कभी ये। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है? उसका मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड ओवर टोटल मोल्स। जितने टोटल मोल्स लिए थे उसमें से कितने डिसोशिएट हुए, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द अमाउंट डिसोशिएटेड, amount dissociated, okay, the number of moles dissociated divided by total mole, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। कितना फ्रैक्शन डिसोशिएट हुआ, तो इसको बोला जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा का फॉर्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड कितना होता है? एक्स। याद आया ना? वो लिखा था ना मैंने, ए नॉट और सामने बी में 0, ए नॉट माइनस एक्स, सामने एक्स। कितना डिसोशिएट हुआ? एक्स जितना डिसोशिएट हुआ। कहां से? टोटल कितना लिया था? ए नॉट। तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए नॉट। अब एक्स की जगह पे मैं केटी लिख सकता हूं, यहां पे केटी लिख सकता हूं। तो मैं इस फॉर्मूला को और ऐसे भी लिख सकता हूं, केटी बाई ए नॉट। वेरी नाइस। अल्फा इज इक्वल टू केटी बाई ए नॉट। ये क्या है? एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? केटी होता है। ये पहले हमने इंटीग्रेशन करके निकाल लिया था ना, ये इंटीग्रेटेड लो वाला। एक्स की जगह पे केटी बाई ए नॉट लिख सकते हैं हम। इज इट ओके? ये समझ आया? ये हमारा फॉर्मूला नंबर क्या हो जाएगा? 7। लास्ट में कौन सा नंबर था? 6 था ना, तो ये 7 हो जाएगा। क्लियर है इतना? वेरी नाइस। चलो, अभी जीरो ऑर्डर की बात चल रही है। हाँ, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ही ये सारे पॉइंट्स हम ले रहे हैं। अब हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट लो में ही जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर में ये सारे फॉर्मूलाज हमने यहां पे डिराइव किए, और इसके बाद हम ये 7 फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए। अब हम यहां पे 6 ग्राफ्स बना रहे हैं। 6 ग्राफ हैं, 6 ग्राफ आपको दिमाग में रखने हैं, जिसके बेस पे हमने आपको एक डीपीपी भी बना के भेजा है। शायद 4th वाला डीपीपी जो है वो ग्राफ के बेस पे है। तो वो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कैसे ये ग्राफ काम करते हैं। 6 ग्राफ हैं। ग्राफ्स ऑन द बेस ऑफ जीरोथ ऑर्डर। ये जीरोथ ऑर्डर की बात चल रही है, कंफ्यूज मत होना। जीरोथ ऑर्डर के लिए ग्राफ बना रहा हूं। सेम ऐसे ही ग्राफ हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बनाएंगे। ख्याल से आपको ये दिखेगा यहां पे, है ना? ये दिख रहा है ना? ये भी दिख रहा है। यस, ये भी दिखेगा ना? यस, वेरी नाइस। 6 ग्राफ है, तो 6 ग्राफ एक साथ ही मैं यहां पे बना के दे देता हूं। दिख रहा है सबको? ये मिटा देते हैं जिससे ये ग्राफ में कहीं परेशानी क्रिएट ना करे। ओके, नाउ अब हम ग्राफ कौन कौन से बना रहे हैं? ये बना रहा हूं मैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। पहला ग्राफ है मेरा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। दूसरा ग्राफ है मेरा रेट वर्सेस टाइम। तीसरा ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वर्सेस टाइम। चौथा ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। ठीक है? यहां पे टी हाफ यानी हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन।
मतलब ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट वर्सेस टी हाफ का ग्राफ बना रहा हूं, और ये अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, अल्फा वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। और साथ साथ में हम आपको इसके फॉर्मूलाज भी बताते जाएंगे कि क्या क्या फॉर्मूलाज जो है वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। इज इट ओके? ठीक है, चलो तो क्या हो गया, पहला ग्राफ जो है वो क्या है मेरा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कैसा होगा, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर में रेट का फॉर्मूला क्या था, जीरो ऑर्डर में रेट का फॉर्मूला, यहां पे रेट का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, आर इज इक्वल टू के। रेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, आर इज इक्वल टू के। आर इज इक्वल टू के का मतलब क्या, कांस्टेंट, के क्या है कांस्टेंट, रेट हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, विथ कॉन्सेंट्रेशन, विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रेट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा रेट वर्सेस टाइम क्या है, रेट वर्सेस टाइम का क्या बोलोगे, हाँ तो ये भी क्या है, आर इज इक्वल टू के ही है ना। रेट वर्सेस टाइम का अगर मुझे चाहिए, अभी तो बताया मैंने, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट हमेशा टाइम के साथ क्या रहता है कांस्टेंट, अभी तो लिखा है मैंने, नो रेट चेंज ड्यूरिंग द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नो रेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसके लिए क्या करोगे, कोई मुझे ये ग्राफ बताएगा क्या हो सकता है, हमारे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, रेट ऑफ, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, याद आया ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, के टी वाला। तो ये क्या शो कर रहा है और कैसा ग्राफ मिलेगा मुझे वो बताओ, नेगेटिव स्लोप विथ, या स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। इसको यहां पे टच करो, यहां पे टच करो, ये क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है ए नॉट, और ये है हमारा फाइनल, इसमें बीच में हाफ लाइफ होगा, ये इनिशियल है, ये फुल लाइफ है। तो फुल लाइफ में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये वैल्यू, ये तो ए नॉट होगा, तो ये क्या होगा, ये फुल लाइफ के लिए क्या हो जाएगा फुल लाइफ के लिए वैल्यू क्या मिलेगी मुझे ये बताओ, ये ए नॉट है इनिशियल, तो ये फाइनल, यहां पे जो एक्स एक्स भी टच करेगा एक्स एक्सिस में, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, ये क्या हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट क्या हो गया, जीरो हो गया यहां पे। तो टाइम का क्या वैल्यू आएगा, टाइम क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, टाइम के एक्सिस पे टाइम क्या मिलेगा मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, ए नॉट का वैल्यू जीरो हो गया, तो मुझे टाइम क्या मिलेगा वो बताओ। मैं आपको ग्राफ को फिल करना सिखा रहा हूं, यस स्वराली करेक्ट है मेरे बच्चे, वेरी नाइस, श्रुति प्रीति श्रेया, वाह। अब तो नवरात्रि भी खत्म हो गए, दशहरा भी चला गया, फिर भी देवताएं आंसर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ देवी आंसर दे रही है। राज, प्रतीक्षा, नेहा, देखो भयंकर, भयंकर, वेरी गुड, ए जीरो बाई के। ये फॉर्मूला से ये ग्राफ कैसे बना और उसको फिल करो कैसे होता है, देखो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, ये एम एक्स है, ये प्लस सी है ना,
तो सी मतलब क्या, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट, ये रहा। अरे इसको ऐसा करो ना, y इज इक्वल टू ये एम एक्स प्लस सी, यानी आपका स्लोप जो है वो क्या है, यहां पे स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस के, यहां पे स्लोप होगा माइनस के, टी क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई क्या है, एटी है, यानी ये एटी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब एटी बाबा, है ना। तो ये सी मतलब इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ए नॉट जितना हो गया, यस वेरी नाइस। अब ये टी मतलब इस टी को अगर इस फॉर्मूला में आप सब्जेक्ट बनाओगे टी को, और एटी का वैल्यू जीरो डाल दोगे, ये एटी का वैल्यू जीरो हो गया, तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या आएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अभी तो किया था हमने ऐसा ही। ये जीरो अगर हो गया तो ये ए नॉट इज इक्वल टू के टी हो जाएगा, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई के। आया ना समझ में बच्चों, वेरी गुड प्रसाद, वाह। एक ही ब्रह्मा जी है यहाँ पे हमारे जो आंसर दे रहे हैं। सुजय कहाँ है, सुमित कहाँ है, नकुल, हाँ नकुल शर्मा आ गया, चलो। और वो कहाँ है हमारा, हाँ संकल्प भी आ गया, वेरी नाइस। समझा नहीं, आंसर देना था, समझा नहीं, ओके। बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बहुत लंबा मत बना देना, इससे लंबा मत करना, उत्साह में आके, यस। ये क्या हो जाएगा, एटी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा ना। जब प्रोडक्ट की बात होगी तो क्या हो जाएगा, एटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। चलो टी हाफ एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, चलो बताओ, टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, पहले तो रिलेशन लिखो, टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ का रिलेशन क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू के, ए जीरो बाई टू के। अब इसको आप करो कंपेयर, चलो इसके साथ क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ टी हाफ आपका घटता है, बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, क्या होता है, टी हाफ क्या होता जाएगा विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इज इट प्रोपोर्शनल, यस। मतलब टी हाफ बढ़ेगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो टी हाफ भी बढ़ेगा, वेरी नाइस। फॉर्मूला से ग्राफ को फिल करो यार, ग्राफ को फिल करोगे, ग्राफ जो है वो बढ़ता जाएगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। चलो 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 चलो, अल्फा के लिए बताओ, देखो अल्फा के लिए आपके पास सामने है फॉर्मूला, ये टाइम वर्सेस अल्फा का ग्राफ है, टाइम वर्सेस अल्फा का ग्राफ है। तो टाइम और अल्फा तो यहां पे आ गए, टाइम और अल्फा तो यहीं पे आ गए, तो ये टाइम वर्सेस अल्फा का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा अल्फा बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा, मगर ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, अल्फा की वैल्यू जहां पे 1 होती है वहां तक ये ग्राफ जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा ना। यहां पे 1 वैल्यू आ गई तो कहानी खत्म, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से तो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती। वेरी गुड, ये भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, मगर ये ग्राफ जाएगा कहां तक, अल्फा की वैल्यू जब तक 1 होती है तब तक जाएगा। तो जब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, बताओ। अल्फा की वैल्यू 1 है तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 है तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड प्रथमेश, श्रेया, प्रीति, नेहा, मृणमयी, संकल्प करेक्ट, मयूरी, प्राची, सागर, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड, प्रसाद, तनुज, हाँ आप जाग गए,
एक बार लड़के जाग गए, देवता जाग गए, तो देवियों का तो हाँ टाइम ही नहीं मिलेगा उनको। यस, पीछे रख देंगे उनको। अरे वेरी गुड। ये हमारे लड़के जो है ना, बॉयज जो है ना, वो उस खरगोश की तरह है, वो रैबिट है। ऐसा होता है सो जाते हैं। लड़कियां जो हैं वो कछुए की तरह है, धीरे 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 चलती रहती है। मुझे हर बार वो रैबिट को जगाना पड़ता है ऐसे। ऐसे मेरा मोटिवेशनल छड़ी जो है ना, कुड़े गला। यस, ये रहा मेरा मोटिवेशनल छड़ी, टूट जाता है घड़ी घड़ी। ये मोटिवेशनल छड़ी से जो है बॉयज को जगाना पड़ता है, रैबिट को ऐसे मार के भाग जल्दी, है ना, जबकि वो कछुए चलते रहते हैं। ठीक है ना। ओके, तो जैसे ही मार के भगाया तो वो कछुओं को तो कहीं पीछे छोड़ देते हैं, मगर भगाना पड़ता है बॉयज को। वेरी गुड। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। यस। पहले ऐसा होता था कि लड़कियां जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही थी, लास्ट में जाके वो रोने लगती थी, मेरा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ हुआ होता है फिर भी रोती है। अभी थी कहीं बच्ची ऐसी कॉलेज में भी, अभी आपके जो सीनियर है उसमें भी, सब कुछ हो गया है फिर भी रो रही है, सर मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे दो चैप्टर नहीं आते हैं। अरे भाई, तुम्हें बाकी के 28 चैप्टर्स तो आते हैं, दो चैप्टर के लिए क्यों रो रही है? जबकि लड़कों को कुछ नहीं आता, 10 चैप्टर नहीं आता ना, कोई टेंशन नहीं आ रहा है, 10 चैप्टर नहीं आते हैं, बस जो करेंगे वो 20 चैप्टर में से करेंगे, बिड़ू कुछ नहीं है हमें टेंशन। ऐसा करके वो मस्ती से काम करते हैं। बस ऐसा होना चाहिए। मगर अभी तो लड़कियां भी सीख गई है, इसी वजह से तो लड़कियों का रैंक भी जो है वो 720 आउट ऑफ 720 वाले नंबर लेके आ रहे हैं ना गर्ल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको पता है लड़कियों के नंबर ज्यादा आने का मतलब है उनका सिंसियरिटी बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट बहुत कम होते हैं एग्जाम में बॉयज कैंडिडेट के कंपैरिजन में। फिर भी गर्ल्स जो है वो ज्यादा अच्छे नंबर लेके आ रही है। तो समझो कुछ, करो अब रैबिट्स, चलो उठो जागो जल्दी। तो ये बताओ ना, ये बताओ मुझे, ये बताओ क्या बोला मैंने बच्चा? ये अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? आपको टी का वैल्यू फाइंड करने का है, तो टी को सब्जेक्ट बनाओ, इसको सामने फेंको, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई के, सो टी वुड बी व्हाट? ए नॉट बाई के। अरे, अरे, ए नॉट बाई के तो क्या होता है? ये रहा, अभी लिखा था ना उन्हें, ए नॉट बाई के क्या होता है? ए नॉट बाई के का मतलब आपका जो रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट क्या हो गया? जीरो हो गया, रिएक्टेंट खत्म हो गया। सिर्फ क्या बन गया? प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट। अब वो कब होता है प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बन जाता है? जब ये 100% डिसोसिएशन हो जाता है। अल्फा के वैल्यू 1, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और मोल्स टेकन इक्वल हो गए, जितने लिए थे वो सारे डिसोसिएट हो गए, सो दैट इज 100% रिएक्शन। तो अल्फा की वैल्यू 1 जब आती है बच्चा, तब इस ग्राफ में अल्फा के वैल्यू 1 लेके जब नीचे इस ग्राफ को हम टाइम के स्लॉट पे जब इसको कट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? वो वैल्यू टाइम वो मिलेगा जो उसका क्या होगा? फुल लाइफ। इसका ये क्या हो जाएगा? फुल लाइफ टाइम हो जाएगा। ये समझ में आया भाया? क्लियर ना? वेरी गुड, फुल लाइफ। बस ये 6 ग्राफ के इर्द गिर्द ही पूरा आपका जिंदगी गुजरेगा। ठीक है, अगर जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है तो। अच्छा, सेम ये 6 ग्राफ ही वापस रिपीट होंगे फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में ये 6 ग्राफ रिपीट हो जाएंगे। ग्राफ का पैटर्न चेंज हो जाएगा। ग्राफ का पैटर्न चेंज हो भी सकता है, नहीं भी होता है, डिपेंड्स। वो आपको पता चल जाएगा, हम आपको फॉर्मूलाज देंगे, उससे आप बता कर सकते हो कि ग्राफ का पैटर्न चेंज होगा या नहीं। मगर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वापस अभी से बता देता हूं मैं आपको। मैंने बोला था कि क्रिटिकल है, यस, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ये लीनियरली यहां पे डिक्रीज हो रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज हो रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। मगर फर्स्ट ऑर्डर में वो एक्सपोनेंशियली खत्म होते जाएंगे, एक्सपोनेंशियली घटते जाएंगे, और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। एक्सपोनेंशियली बोले तो कुछ फॉर्मूला में ऐसी वैल्यू होगी जो एक्सपोनेंशियल होगी, टू द बेस ई, ई के बेस पे कुछ होगी, है ना? तो एक्सपोनेंशियली बढ़ना या कम होना जो है वो हमें तब डिसाइड करके देगा।
तो वो बात है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं तब आपको पता चल जाएगा, मगर अभी इतना समझ में आ गया सबको। 6 ग्राफ बराबर समझ में आ गए। ग्राफ का पैटर्न याद रखना, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, इन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा वर्सेस टाइम। बस यहां से बाहर नहीं जाएगा एडवांस लेवल में भी। ठीक है, मिटा दें इसको। अब देते हैं आपको क्वेश्चंस। क्वेश्चन देने से पहले मैं ये जीरोथ ऑर्डर के लिए 4-5 पॉइंट्स लिखवा देता हूं जो आपको हमेशा याद रखना है। टाइटल दे दो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जीरोथ ऑर्डर। Some important points of zeroth order. Number one, equal amount complete in equal time. ठीक है, पहले बोला था हमने, उसी को मैंने वापस यहां पे बता दिया। इक्वल अमाउंट कंप्लीट इन इक्वल टाइम। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, concentration of reactant left, concentration of reactant left follows, concentration of reactant left follows arithmetic progression, एपी। करते हो ना, मैथ्स में करते हो ना एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी तरह से ये चलता है। फॉर एग्जांपल टी इज इक्वल टू 0 टाइम के लिए जो ए नॉट होता है, ये ए टी जो है वो ए नॉट है, ये टाइम है, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ए टी। टी इज इक्वल टू टी के लिए ये ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 2t, तो ए नॉट माइनस 2 के हो जाएगा, यानी 2 के टी हो जाएगा। 3 गुना टाइम हो गया, ए नॉट माइनस 3 के टी हो जाएगा। अगर 4 गुना हो गया टाइम तो ये 4 के टी हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये एपी में हो गया ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया ना ये, कि टी इज इक्वल टू 0 के लिए ए नॉट है, टी के लिए के टी जितना माइनस होगा, 2 डबल टाइम हो गया तो 2 के टी जितना माइनस होगा, 3 के टी, 4 के टी, 5 के टी। ये सिर्फ जीरोथ ऑर्डर के लिए है बेटा, जीरोथ ऑर्डर के लिए। तो ये सेकंड पॉइंट लिखा आपने, क्या लिखा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट डिक्रीजेस इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो डिक्रीज होता जाएगा, ए नॉट में से इतना इतना डिक्रीज होता जाएगा। याद रह गया ये? चमकाना बराबर से, वेरी गुड, चमकना चाहिए, चमकते रहो। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम और time required for the consumption of half of the reactants, time required for the consumption of half of the reactant is directly proportional to
is directly proportional to initial concentration A naught is directly proportional to A naught. ये तो दिख ही रहा है ना यहाँ पे, TF जो है वो A naught के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. नंबर 4, फोर्थ पॉइंट. Some examples of zeroth order reaction. Some examples of zeroth order reaction are: number 1, photochemical reactions. Photochemical reactions like formation of HCl. H2 plus Cl2 gives to HCl. Photochemical reactions like formation of HCl, H2 plus Cl2 gives to HCl. याद आया ना? मैंने वो एग्जांपल्स लिखवाए थे, उसमें ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन था. मैंने बोला था कि आपका H2I2 जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, वो सिंपल है. और HBr वाला मैंने बोला था कि वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 होता है, 3/2 होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. ठीक है ना? उसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था, यानी रेट का फॉर्मूला लिखा था हमने, आरएलई. ठीक है. तो एक तो क्या हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन. नंबर 2, सेकंड इज उसी में, हाँ, सम एग्जांपल्स में ही फर्स्ट वाला लिखा आपने फोटोकेमिकल रिएक्शन. नंबर 2, एंजाइमेटिक रिएक्शंस. एंजाइमेटिक रिएक्शंस और एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिटिक रिएक्शन, जिसमें एंजाइम जो है वो काम करते हैं, जिसमें एंजाइम काम करते हैं, वो सारे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होते हैं. और तीसरा एग्जांपल है decomposition of gases on metal surface. Decomposition of gases on metal surface. For example, अभी ये एग्जांपल्स में यहां पे लिख के दे रहा हूं आपको. फॉर एग्जांपल, decomposition of ammonia on platinum surface. N2 plus 3H2 at high pressure. ऐसा लिखो, decomposition of gases on the metal surface at high pressure, at high pressure, at very high pressure. At very high pressure, at very high pressure. ये कैसे, मैं बताता हूं आपको, एक डायग्राम बना के बताता हूं. ये सरफेस ऑफ मेटल है, प्लेटिनम का सरफेस है. यहां पे ले रहा हूं मैं अमोनिया गैस. ठीक है. ये अमोनिया क्या होगा, इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा. अब जब मैं लो प्रेशर रखूंगा, फॉर एग्जांपल लो प्रेशर रखता हूं पहले. अगर मैं लो प्रेशर रखूंगा ना, तो ये पूरा प्लेटिनम का सरफेस जो है वो इस अमोनिया से कवर नहीं होगा, पूरा सरफेस कवर नहीं होगा. यहां पे थोड़ा सरफेस कवर होगा, उतनी ही देर में ये डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ये कब की बात है, ये हमारा केस नंबर 1 है. केस नंबर 1 लो प्रेशर. केस नंबर 1 लो प्रेशर. अब मैं चेक करता हूं कि अगर यही चीज
केस नंबर 2 में करी जाए, मतलब 2 मोल्स ऑफ NH3 जो है उसको हाई प्रेशर पे इसके ऊपर डाला जाए, वेरी हाई प्रेशर, ऐसा जैसा नहीं, वेरी हाई प्रेशर मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करके अमोनिया गैस को इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर डाल दिया जाए। मतलब ये प्लेटिनम का पूरा सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा, अमोनिया से N2+3H2 पूरा अमोनिया से भर जाएगा, और बाद में किस में कन्वर्ट होता जाएगा, वो N2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी हाई प्रेशर। अब वेरी हाई प्रेशर में कंडीशन क्या होगी, जब हम वेरी हाई प्रेशर लगाएंगे तो ये प्लेटिनम का पूरा सरफेस, फुल सरफेस, पूरा सरफेस जो है वो किससे, गैस से पूरा ढक जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, देखना, हाँ बराबर से समझना। जब ये पूरा सरफेस, जब ये पूरा सरफेस जो है प्लेटिनम का वो गैस से ऑक्यूपाई हो गया, तो अब नए अमोनिया के मॉलिक्यूल इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा, और यहां से जो पुराने मॉलिक्यूल हैं वो डिकंपोज होकर उड़ जाएंगे। तब भी इस पूरे सरफेस के ऊपर टोटल जो अमाउंट ऑफ गैसेस है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। रिएक्शन हो रही है, सुनना, रिएक्शन हो रही है, अमोनिया आ भी रहा है और वो यहां से डिकंपोज होकर उड़ भी रहा है, अमोनिया आ भी रहा है, डिकंपोज होकर उड़ भी रहा है। मतलब इस पूरे सरफेस के ऊपर एक प्रोसेस तो चल रही है, आने जाने का प्रोसेस चल रहा है, मगर रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है, रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सरफेस वुड रिमेन सेम, वो कांस्टेंट रहेगा। इसको एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मान लो एक बहुत ही बड़ा थिएटर है ना, जिसमें 400 लोग बैठ सकते हैं, बड़ा सा एक थिएटर है, मल्टीप्लेक्स, 400 लोग बैठ सके उतनी बड़ी कैपेसिटी उसकी, बहुत बड़ी स्क्रीन है। अब 400 लोग, सुनना, इनिशियल स्टेज में मतलब प्रेशर बहुत हाई नहीं है, तब लो प्रेशर है, मतलब कि बहुत अच्छा पिक्चर नहीं है, ठीक ठाक पिक्चर है, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है कि पिक्चर देखना ही है। बहुत अच्छा प्रेशर होता, बाहुबली जैसा फिल्म होता, तो लोग बहुत ही भीड़ हो जाती, बहुत ज्यादा प्रेशर होता। ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा कोई फिल्म है, ठीक है ना, तो उस नॉर्मल से फिल्म के लिए, जैसे खाली पीली, तो अगर ऐसे कोई फालतू फालतू वाला फिल्म है जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, तो वहां पे देखोगे तो क्या होगा, लोग आते जाएंगे, बैठते जाएंगे, और परेशान होके 1 घंटे 2 घंटे में चले जाएंगे, आते जाएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है बेटा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल ऑडियंस, और टोटल जितने भी लोग थे, कैन बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पहले थोड़े बहुत आएंगे, मान लो 100 लोग आ गए, 100 में से 50 चले गए, नए 100 लोग आ गए, तो अंदर कितने हो गए, अब 150 लोग हो गए, वापस उसमें से 60 लोग चले गए, तो वापस 90 लोग बच गए। मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता, वहां पे बैठे हुए 400 लोगों में से फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब थोड़े बहुत आते रहते हैं, थोड़े बहुत चले जाते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, थोड़े बहुत चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इज इट ओके? अब हम ऐसा सोचते हैं कि बाहुबली जैसी फिल्म है, पूरा 400 लोग बैठे हुए हैं, फिर भी बाहर से लोग आना चाहते हैं, हमें और भी आना है, हमें और भी जाने दो, हमें जाने दो, जाने दो। तो पूरे 400 लोग भरे हुए हैं, तो नए लोग बैठेंगे, मान लो 10 लोग बैठेंगे, तो 10 लोग क्या हो जाएंगे, वहां से खड़े होकर बाहर जाना पड़ेगा, तब भी वो 400 लोगों की जगह जो है वो फिर भी भरी रहेगी। 10 लोग आ गए, 10 लोग चले गए, 20 लोग आए तो 20 लोगों को जाना पड़ेगा, तब भी वो पूरा थिएटर जो है 400 लोगों से भरा रहेगा। मगर स्टिल आप अगर हर 10 मिनट के बाद देखने के लिए आओगे तो क्या होगा, हाँ 400 लोग बैठे हुए हैं, वापस देखने आए 10 मिनट के बाद, हाँ 400 लोग बैठे हुए हैं, हाँ 400 लोग बैठे हुए हैं। हाँ मगर हुआ क्या, वो 400 लोग जो प्रीवियस 400 थे वो नहीं है अभी, 10 लोग नए आ गए, 10 लोग चले गए, 20 लोग नए आए, 20 लोग चले गए। मगर आपको तो क्या दिखता है, उस सरफेस पे क्या दिख रहा है, 400 लोग दिख रहे हैं। सो दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग, रिएक्शन इज गोइंग ऑन, नए लोग आ रहे हैं, पुराने पुराने जा रहे हैं, मगर सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरफेस एरिया जो है उस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या रहते हैं, वही रहते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया है आपको, ऐसा क्वेश्चन मैं आगे आपको कराया है इससे पहले। मैंने बताया था वेरी वेरी लो प्रेशर एंड वेरी वेरी हाई प्रेशर,
उन दोनों के लिए हमने प्रूफ किया था। देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, मैंने यहां पे बोर्ड पे कराया था। उस क्वेश्चन में वेरी वेरी लो प्रेशर पे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और वेरी वेरी हाई प्रेशर में वो जीरो ऑर्डर हो जाती है। याद है ना, टेंस टू जीरो, टेंस टू इनफाइनाइट। याद आया? याद आया वो के सी अपॉन 1+2 kc वाला एक फॉर्मूला मैंने बना के दिया था। याद आया वो क्वेश्चन? टेंस टू जीरो, टेंस टू इनफाइनाइट, हाई प्रेशर हाई लो प्रेशर वाला कहानी। समझा ना बेटा? ये तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, भले ही रिएक्शन होती रहती है। तो उसी चीज को मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेरी हाई प्रेशर पे जो मेटल पे डिकम्पोजिशन होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वेरी हाई प्रेशर पे। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर है। इज इट ओके? क्लियर हो गया सबको? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए अब बात करते हैं। यस, मैंने जितनी चीजें मुझे बतानी थी बता दी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। हाँ, सब लोग पॉपकॉर्न वगैरह लेके आ गए? पॉपकॉर्न लेके आ गए, वेरी गुड। पिक्चर देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो? ओके, ठीक है, मिटा दें इसको। अब दो तीन क्वेश्चंस करते हैं अच्छे वाले, जिससे फर्स्ट ऑर्डर का आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसका भी फील आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको मेंस में, नीट में, ओलंपियाड्स में या फिर एडवांस में पूछे जाते हैं, है ना? तो उसका फील लेने के लिए पहला क्वेश्चन लिखो। अ रिएक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अ रिएक्शन gets completed, a reaction gets completed 20% in 20 minutes and 40% in 40 minutes. 20% in 20 minutes and 40% in 40 minutes. So, determine order of the reaction. आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको फाइंड करना है। खैर, अभी तो मैं आपको जीरो ऑर्डर के लिए सिखा रहा हूं, तब तो ये जीरो ऑर्डर के लिए ही हो जाएगा, मगर इसको प्रूफ करना है बेटा। जब ये मान लो दिया नहीं गया आपको कुछ भी, तो आपको हीट एंड ट्राई मेथड करना पड़ेगा। जीरो ऑर्डर के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला में पुट करो वैल्यू, तो उसके हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले इसके लिए बताता हूं मैं। टाइम क्या है? 20 मिनट्स है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये एट टाइम टी, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0, के हमारा रेट कांस्टेंट और टी टाइम, ये हमें दिया हुआ है, यानी ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूला के दिमाग में रखेंगे, क्योंकि बोला गया ना कंप्लीटेड 20%, 40%, मतलब कौन कंप्लीट हो रहा है? हमारा रिएक्टेंट, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। टाइम कितना है? 20 मिनट्स। तब आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो क्या रहने वाला है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लोगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लेंगे हम? 100। क्यों? क्योंकि हम क्या है, यहां पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, तो ए नॉट क्या हो जाएगा? 0। 80 क्या हो गया? 40% खत्म हो गया। तो 80 क्या होता है? ए नॉट माइनस के टी। तो ये 40% खत्म हो गया, 80 जो है 40% खत्म हो गया, तो बचेगा कितना वहां पे? सॉरी, पहले 20% खत्म हो रहा है, तो बचेगा कितना? 80। ठीक है, तो ये ए नॉट है, ये हमारा ए नॉट है, ये हमारा 80 है, यानी 80% ये हमारा खत्म हो गया।
इसमें आप फॉर्मूला में वैल्यू डालो और के का वैल्यू फाइंड करो। तो 80 क्या है, 80 इज इक्वल टू 100 माइनस के, टी का वैल्यू क्या है 20। तो के को सब्जेक्ट बनाओ, के क्या हो जाएगा, इससे इससे देखो के क्या हो जाएगा, के वुड बी 1। ये पहला केस था। दूसरा केस, के इज इक्वल टू 1 आ गया ना, रेट कांस्टेंट का वैल्यू 1 आ गया। तो ये इसको सामने फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80 मतलब 20, 20/21, तो के 1 आ गया। अब क्या है, टाइम कितना है 40 मिनट्स, और तब ए नॉट का वैल्यू तो 100 ही लेंगे हम, और 80 का वैल्यू क्या आ गया। अब 40% खत्म हो गया, मतलब बचा कितना 60। तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 100 माइनस के इंटू 40। तो ये 60/40 मतलब इसका के का वैल्यू क्या आ गया, के इज इक्वल टू 1। अगर दो बार के का वैल्यू सेम आता है और आपने फॉर्मूला यूज किया है जीरोथ ऑर्डर के लिए, जीरोथ ऑर्डर का फॉर्मूला यूज किया और आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम मिल रही है, उसका मतलब ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। देयरफॉर दिस इज जीरोथ ऑर्डर। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं इसको, हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब जीरोथ ऑर्डर का फॉर्मूला यूज किया और उसके लिए के की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर दो बार ये के की वैल्यू सेम मिलती है, एक बार नहीं दो बार तो मिलनी चाहिए, दो बार अगर के की वैल्यू सेम मिलती है तो जीरोथ ऑर्डर। अगर मान लो यहां पे के का वैल्यू दोनों बार कुछ अलग अलग मिला, दोनों बार कुछ अलग अलग मिला, तो ये जीरोथ ऑर्डर नहीं है। तो इसको कहां पे अब डालो सारी वैल्यूज, ये 80 और ए नॉट की वैल्यू कहां पे डालो, टाइम की वैल्यू कहां पे डालो, ये तीनों वैल्यू डाल दो फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में भी तीन वैल्यूज होंगी, क्योंकि इनिशियल टाइम कॉन्सेंट्रेशन, एट टाइम टी और टाइम, ये तो सब में होने वाला ही है ना, क्योंकि ये तो रिलेटेड तो टाइम के साथ ही है, क्योंकि dx/dt तो होता है ना। तो आपका जो जितना भी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में ये तीन चीजें तो होंगी, इन तीनों चीजों का वैल्यू उसमें पुट करो फर्स्ट ऑर्डर में। अगर दो बार के का वैल्यू सेम आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर अभी नहीं हो रहा है तो सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूला में डालो, अभी भी नहीं हो रहा है तो थर्ड में डालो। मगर आपको थर्ड तक जाने की जरूरत ही नहीं, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में काम खत्म हो जाएगा। और वो भी मैंने क्या बोला था आपको कल, 99% केस में आपको क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर से। 99% आपको फर्स्ट ऑर्डर से पूछा जाएगा। मतलब आप ये ए नॉट 80 और टी की वैल्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला में डाल दो पहले, तो 99% केस में आपको आंसर सही मिल जाएगा। अगर नहीं है तो जीरो पे डाल दो, मिल जाएगा आपको वैसे ही। ये समझा, ये समझा। ये हमने जो आपको स्टेटमेंट्स लिखा है उसमें से भी है, इक्वल प्रोपोर्शन का कम होना इक्वल टाइम के साथ मतलब जीरो ऑर्डर होता है। इस तरह से भी देख सकते हैं बच्चा आप, ठीक है। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा देते हैं। बच्चों ये जो मैं लिखवा रहा हूं वो आप लोग पढ़ते जाना रेगुलरली बेटा, इसको रिवाइज करते जाना, करते रहना। ये नोट्स हम आपको जो लिखवा रहे हैं ये पूरा क्रिस्प है, ये पूरा निचोड़ है। इतना आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। क्योंकि जो क्वेश्चंस में लिखवा रहा हूं ना, थर्मोडायनेमिक्स लिखवा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखवा है, जब भी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री लिया, ऑर्गेनिक लिया, जो भी लिया, उसमें जो भी क्वेश्चंस लिखवा है मैंने, जो भी करा है, वो सारी चीजें बहुत ही क्रिस्प है। उतना तो आपको करना ही है, बार बार रिपीट करते जाना, सारे कंसेप्ट आते जाएंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 3A गिव्स प्रोडक्ट, फॉर द रिएक्शन 3A गिव्स प्रोडक्ट, rate equation is, rate equation is rate is equal to k a power 0, calculate, calculate
concentration of A at time t. Concentration of A at time t. यहां पे कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको टी के फॉर्म में ही मिलेगा, टी के फॉर्मेट में ही मिलेगा आपको। ये जीरोथ ऑर्डर है वो यहां से पता चलता है, ये जीरोथ ऑर्डर है वो यहां से पता चलता है। तो जीरोथ ऑर्डर के जितने भी फॉर्मूलाज लिखा है मैंने, कौन कौन सा, आर इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू के टी, टी हाफ के लिए ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये सारे इक्वेशंस आपको दिमाग में रखने। जो 5-7 इक्वेशन लिखवाए ना मैंने, वो सारे इक्वेशंस आप फिंगर टिप पे रखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेम वे सेकंड ऑर्डर के लिए सिर्फ वैसे 3 ही है, फर्स्ट ऑर्डर में इतने सारे याद रखोगे, सेकंड फर्स्ट जीरोथ ऑर्डर में 5-7 याद रखोगे, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ 3 ही है, बस उतने ही आपको याद रखने। चलिए बताइए, ये टी के फॉर्म में आंसर आएगा आपको। मैंने जो आपको एक चीज सिखाई है वो याद रखना, हमेशा t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू टी टाइम के लिए आपको फाइंड करना है। ये ए नॉट है, ये 0 है, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, ये बनेगा x जितना, मगर ये तो 3 है तो यहां पे x के आगे 3 डाल देना। 3x जितना कम होगा वो 3x जितना कम होगा, ए नॉट माइनस 3x, और ये x जितना बनेगा, कितना है क्या है पता नहीं, हमें कोई लेने देना भी नहीं है, हमें तो a का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है एक टाइम t पे। बताओ। ए नॉट माइनस 3 KT, वेरी गुड बट्टा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ए नॉट माइनस 3x ऐसा आएगा, ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट माइनस 3 KT 3x, तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 3 KT, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या होता है, KT होता है, ये तो हमें पता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 3 KT, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला ही कहानी है, ये 3 मोल्स है तो 3 KT 3x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 KT हो जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट है तनुज, वेरी गुड प्रीति, सुजय, सृष्टि, इस राजपूत, नेहा, कोमल, प्रथमेश, करेक्ट है, प्रतीक, गुड। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5/2a gives प्रोडक्ट, इसके लिए रेट इक्वेशन है k a पावर 0, फाइंड t हाफ ऑफ द रिएक्शन। चलो 5/2a gives प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू k a पावर 0, टी हाफ ऑफ द रिएक्शन आपको फाइंड करना है। बताओ टी हाफ कितना हो जाएगा, बताओ। थोड़ा दिमाग लगाओ, बाद में एक शॉर्टकट बता दूंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ।
हाँ संकल्प कैसे किया? ए नॉट बाई 5 के कैसे आया? करेक्ट है, श्रेया करेक्ट है, नेहा करेक्ट है, मिस गायकवाड़ करेक्ट है, श्रुति A0/5 के करेक्ट है, सुजय का भी करेक्ट है, तनुज, प्रथमेश, आशिया वेरी गुड, ओमकार वेरी फाइन, सागर, सोहम गुड, सुमित A0/5 के कैसे करा? कैसे करा? A0/5 के A0 माइनस 5/2 KT A0/2 सही है, इक्वेशन निकालकर सॉल्व किया, करेक्ट है, 80 का इक्वेशन बनाया और उसको सॉल्व कर दिया ना, यस, A0/2 के करेक्ट है। चलो एक और चीज बताता हूं, याद है एक मैंने ये लिखवाया था, K of reactant is equal to K of reaction into stoichiometric coefficient। मैंने एक N2O5 वाला एग्जांपल आपको दिया था, तब मैंने ये चीज लिखवाई थी आपको, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ वाला, है ना? तो मैं इसके लिए ऐसा लिख सकता हूं, देखो T हाफ इज इक्वल टू N नॉट अपॉन 2K होता है, ये किसका होता है? रिएक्टेंट A का रेट कांस्टेंट होता है ना, तो आपको रिएक्शन के लिए फाइंड करना है, आपको जो T हाफ है वो रिएक्शन के लिए फाइंड करना है, किसी एक रिएक्टेंट के लिए नहीं। ये अगर एक रिएक्टेंट के लिए है तो ये Ka हो जाएगा, आई बात समझ में? ये एक सिंगल रिएक्टेंट के लिए है हाफ लाइफ, मगर मुझे तो पूरे रिएक्शन के लिए निकालना है, तो पूरे रिएक्शन का क्या हो जाएगा? ये के मतलब के ऑफ रिएक्टेंट की जगह पे क्या लिख सकता हूं? के ऑफ रिएक्शन इंटू स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट, तो ये A0/2 इंटू 5/2 के ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टू कैंसल, तो ये हो जाएगा A0/5 फॉर द रिएक्शन। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं, बहुत ही भयंकर वाला ब्लंडर कर देते हैं, बहुत ही भयंकर ब्लंडर हो जाता है सबसे, कि आपको अगर ये तो एक ही रिएक्टेंट है, तो एक ही रिएक्टेंट के लिए रिएक्शन का भी यही होगा और इसका भी यही होगा, मगर गलती क्या करते हैं, ये नहीं समझते कि ये के क्या है, यानी A0/2 के जो था ना, A0/2 के जो है, ये के जो है वो उस रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए रेट कांस्टेंट है। तो अगर रिएक्शन के लिए पूछा गया है, तो रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? रिएक्शन इंटू कोफिशिएंट, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5/2, 5/2 से मल्टीप्लाई करके मुझे रिएक्शन के लिए मिल जाएगा, तो T हाफ A0/5 इंटू रिएक्शन के लिए जो रेट है वो। ये बात समझ में आई ना सबको? क्योंकि मुझे रिएक्शन के लिए फाइंड करना है, रिएक्टेंट के लिए नहीं। तो आपने जो AT इज इक्वल टू A0, यानी ये वाला यूज किया ना जो आपने, ये वाला, हाँ यहां पे करके देता हूं, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT,
तो ये भी चलेगा, ये भी दिक्कत नहीं है। मगर ये तो क्या है, रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है इसलिए आपको ये मैच कर जाता है। मगर दो रिएक्टेंट हो जाएंगे तो दोनों का मुझे इंडिविजुअल फाइंड करना पड़ेगा। दोनों का हाफ लाइफ मेरे पास क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, तो मुझे इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए। और रिएक्शन का क्या हो जाएगा, दोनों के हाफ लाइफ का एवरेज, वो मुझे मिलेगा पूरे रिएक्शन के लिए। मगर अभी तो खैर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, दो के लिए जब आएगा तो बताऊंगा मैं वापस उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, A0/2 के यूज किया, सही है, सही है प्रथमेश। कई सारे दो तीन तरीके हो सकते हैं इसके लिए, आपने जो आप लोगों ने किया वो भी करेक्ट है। हमें तो आंसर से मतलब था कि A0/5 क्या आना चाहिए। आप लोगों ने अलग अलग कई सारे मेथड यूज कर सकते हो। ये मैंने एक और मेथड आपको बता दिया जो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, जो मैंने ये चीज बताई थी ना, उसको लेते हुए यहां पे मैंने ये कैलकुलेट करा है। कोई भी हो जाए, ये कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट हो उसके लिए हम कर सकते हैं। अगर 5 होता तो ये क्या हो जाता, 10 के ऑफ रिएक्शन हो जाता। समझ आया सबको, सबको दिमाग में बैठ गया ये, राइट। चलो अब मैं आपको दो रिएक्टेंट्स दे रहा हूं और दोनों के लिए अलग अलग आप मुझे टी हाफ फाइंड करके दो। दो रिएक्टेंट्स दे रहा हूं मैं, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो दो रिएक्टेंट्स के लिए है, उनके दोनों के लिए टी हाफ मुझे अलग अलग मिलेगा। ठीक है ना, A+B गिव्स प्रोडक्ट, ये कर लो यहां पे 2। अब आपको पूछा गया है, अच्छा आपको दिया गया है, ये डेटा दिया गया है 0 के लिए, t=t टाइम के लिए। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपको A, इसका दिया है B, और यहां पे क्या हो जाएगा, A-x और B-2x हो जाएगा। तब प्रोडक्ट जितना भी बनता हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें इसको कोई लेने देने नहीं है, जो भी है मान लो x जितना है। हमें पूछा गया है फाइंड, calculate the concentration of A and B after time t. Calculate concentration of A and B after time t and also find t half for capital A and capital B. ये आपको फाइंड करना है, इतना डेटा दिया गया है आपको, आपको टी टाइम पे फाइंड करना है और टी हाफ पे दोनों के लिए फाइंड करना है। ठीक है, यानी टी बी फाइंड करना है आपको और टी हाफ ऑफ ए और टी हाफ ऑफ बी फाइंड करना है। ठीक है, ये खुद से कोशिश करो और इसका आंसर मुझे भेजो। इतनी चीजें मुझे चाहिए, एटी मुझे चाहिए, बीटी चाहिए, एटी का मतलब ए के लिए, बीटी का मतलब बी के लिए, एंड टी हाफ ऑफ ए एंड टी हाफ ऑफ बी, इतनी चीजें आपको फाइंड करनी है। समझ आया, बताओ मुझे, चलो करो कैलकुलेट, दिमाग लगाओ और इसका आंसर मुझे आप भेज सकते हो। ठीक है, चलो कल यहीं से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय।